Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel. Today we will discuss about plant growth and development. This is a 15 chapter of NCERT. तो हमने पिछली वीडियो में काफी सारे हॉर्मोन्स को डिस्कस किया था, ठीक है, जैसे कि जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ठीक है, एंड एथिलीन, ये सारी चीजें हॉर्मोन को डिस्कस किया था और उसके यूजेस को भी हमने समझा था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक क्या है? ABA, दैट मीन्स एब्सिसिक एसिड। तो दिस इज द लास्ट हार्मोन, ओके। फिर तो इसको भी फिनिश कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं माइल्डली एसिडिक ग्रोथ हार्मोन्स व्हिच फंक्शन एज अ जनरल ग्रोथ इनहिबिटर्स। तो एबीए क्या होता है? प्लांट्स की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ठीक है, ओके। क्या करता है? प्लांट्स की ग्रोथ को, जो जनरली ग्रोथ होती है उसको इनहिबिट करता है, ठीक है। फिर देखिए अकरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो डोरमेंट बर्ड सीड एंड एबीए इज आल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन्स और एब्सिशन और डोरमेंट, ठीक है। तो इसका अगर हम एबीए का कई सारे नाम होते हैं एब्सिसिक एसिड के, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, जो कि प्लांट्स के लिए स्ट्रेस का वर्क करते हैं, तो इसे स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, या फिर इसे एब्सिशन और डोरमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट आइसोलेटेड बाय एडिकॉट 1961 टू 65 फ्रॉम अ कॉटन बॉस। तो अगर इसके फर्स्ट आइसोलेशन की बात करें तो एडिकॉट साइंटिस्ट ने 1961 एंड 61 से 65 में इन्होंने कॉटन बॉल में इसे आइसोलेट किया था, ठीक है। फर्स्ट सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल सेल। तो अगर हम इसके सिंथेसिस की बात करें तो जो क्लोरोप्लास्ट में मेसोफिल सेल प्रेजेंट होती है उसमें आपका ये फर्स्ट सिंथेसाइज किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसका फंक्शन की। एब्सिशन, ठीक है। एब्सिशन आपको बहुत टाइम से पढ़ाया जा रहा है कि एब्सिशन क्या होता है। तो फंक्शन एब्सिशन में वर्क करता है। नेक्स्ट सेकंड, डोरमेंसी ऑफ बर्ड्स एंड सीड। तो जो सीड एंड बर्ड्स में जो डोरमेंसी होती है उसको भी इनहिबिट करता है, ठीक है, ओके। थर्ड पॉइंट क्या है? मेटाबॉलिज्म। एबीए इनहिबिट द प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस। जो प्रोटीन एंड आरएनए का जो सिंथेसिस होता है उसको भी जो एब्सिसिक एसिड होता है वो इनहिबिट करता है, ठीक है। तो इनहिबिट जब प्रोटीन एंड आरएनए का सिंथेसिस में उसको इनहिबिट कर रहा है तो क्लोरोफिल, तो उसका रीजन क्या बन जाता है कि क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है, ठीक है। अब जब क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो लीव्स में सेनेसेंस की प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि सेनेसेंस जब होगा तो लीफ फॉल होना स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इनहिबिशन ऑफ सीड जर्मिनेशन। तो सीड जर्मिनेशन को भी इनहिबिट करता है, मतलब कि सीड को जर्मिनेट नहीं होने देगा। क्लोजर ऑफ स्टोमेटा सिंथेसिस ऑफ एबीए स्टिमुलेटेड बाय ड्रॉट एंड वाटर लॉगिंग एंड एडवर्स इन्वायरमेंट कंडीशन। तो जैसे कि एडवर्स इन्वायरमेंट कंडीशन हो जाती है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग, अगर प्लांट्स के अकॉर्डिंग अगर आपका इन्वायरमेंट नहीं होगा तो फिर वाटर स्ट्रेस की कंडीशन आ जाती है। जो एबीए होता है वो ड्रॉट एंड वाटर लॉगिंग की कंडीशन ला देता है, ठीक है, ओके। जो एब्सिसिक एसिड होता है वो ड्रॉट एंड लॉगिंग की कंडीशन आ जाता है, जिसके कारण जो स्टोमेटा होते हैं वो टाइम से टाइम पे ओपन नहीं हो पाते हैं, मतलब कि क्लोज ही बने रहते हैं, जिसके कारण स्ट्रेस की कंडीशन आ जाती है, वाटर स्ट्रेस की कंडीशन आ जाती है, इसलिए इसे स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। AB acts as antagonist of a GA, gibberellic acid, and that's why it is known as anti-GA. तो एब्सिसिक एसिड होता है वो जिब्रेलिन एसिड के अगेंस्ट वर्क करता है, ठीक है, क्योंकि जो जिब्रेलिक एसिड था वो रूट शूट को ग्रो करा रहा था, स्टेम की लेंथ को इंक्रीज करता है, लेकिन जो एबीए होता है वो इनहिबिट करता है, ठीक है, ओके। तो इसलिए वो क्या अगेंस्ट वर्क करता है, इसलिए इसे एंटी जीए भी बोलते हैं। मतलब कि जो जिब्रेलिक एसिड है वो उसके एंटीगोनिस्ट होता है, ठीक है, ओके। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो एंटागोनिस्ट है वो कौन वर्क करता है। तो एबीए का एंटागोनिस्ट क्या है? जीए, ठीक है, ओके, जिब्रेलिक एसिड। अब इसके एप्लीकेशन के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एंटी ट्रांसपेरेंट application of a minute quantity of ABA to leaves reduce transpiration to a great extent through a partially closure of stomata। तो इसका मेन वर्क क्या होता है? अभी मैंने बताया एंटी ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, ओके। मतलब कि जो एब्सिसिक एसिड होता है वो प्लांट में ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को इनहिबिट करता है, लीव्स में ट्रांसपिरेशन नहीं होने देता, जिसके कारण वाटर स्ट्रेस आ जाता है, और वाटर स्ट्रेस आने के कारण जो स्टोमेटा होते हैं वो क्लोज ही रह जाते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है? डोरमेंसी। तो डोरमेंसी को भी ब्रेक नहीं होने देता, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? फोटो पीरियडिज्म। इसको भी देख लेते हैं। द रिलेटिव लेंथ ऑफ अ डार्क एंड लाइट पीरियड वेरी
from a place and from season which influence the flowering process to a great extent in a different plants. फोटो पीरियडिज्म का मतलब क्या होता है कि फोटो मीन्स क्या होता है लाइट एंड पीरियडिज्म मीन्स क्या होता है टाइमिंग, ठीक है ओके। तो जो मतलब लाइट की जो टाइमिंग है, लाइट की जो टाइमिंग है, जो उसी के कारण फोटो पीरियडिज्म के कारण ही आपका फोटोसिंथेटिक प्रोसेस हो पाती है, ठीक है। तो उसमें कितनी लाइट जो है वो यूजफुल है प्लांट्स में, उनका सीजन के अकॉर्डिंग उसको देखा जाता है, ठीक है ओके। कि कौन से प्लांट को डायरेक्ट लाइट की रिक्वायरमेंट है और तो सभी प्लांट को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द लेंथ ऑफ लाइट पीरियड इज कॉल्ड द फोटो पीरियड एंड द रिस्पॉन्स शोन बाय प्लांट टू चेंज इन द रिलेटिव लेंथ ऑफ अ डार्क एंड लाइट पीरियड इज कॉल्ड एज अ फोटो पीरियडिज्म। जैसे जैसे लाइट की कंडीशन आएगी, अगर लाइट डार्क होगी, ठीक है, या फिर मतलब लाइट होगी तो प्लांट्स के लेंथ में भी इफेक्ट करेगी, ठीक है, प्लांट्स के लेंथ को भी चेंज करेगी। तो जैसे जैसे जितना ज्यादा लाइट की टाइमिंग होगी, लाइट का पीरियड होगा, तो उसी तरीके से उसके जो लेंथ होगी प्लांट की वो भी चेंज होती चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके के पूरी जो लाइट का जो पूरा टाइमिंग होता है, इसको क्या बोलते हैं, फोटो पीरियडिज्म बोलते हैं, ठीक है ओके। नेक्स्ट देखिए, गार्नर एंड अलार्ड फाउंड दैट टोबैको प्लांट्स could flower only if the plants were exposed to a number of short days। तो गार्नर एंड अलॉट जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले टोबैको प्लांट्स में देखा कि मतलब उनमें जो शॉर्ट डे प्लांट, जो टोबैको इज अ शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है, क्योंकि उसमें जो लाइट की टाइमिंग होती है, लाइट का जो पीरियड होता है, वो उस जितनी ज्यादा लाइट पड़ेगी, ठीक है, तो उसमें फ्लावर्स ग्रो होना स्टार्ट होंगे, ठीक है। फ्लावर्स ओनली ग्रो इन अ शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है। तो शॉर्ट डे प्लांट्स में ही जितना ज्यादा देगी उतना ही फ्लावर ग्रो होंगे, ठीक है। तो ये सारा इन्होंने इस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे क्रिटिकल पीरियड की। मोस्ट ऑफ द प्लांट कैन फ्लावर ओनली इफ दे वर एक्सपोज्ड टू लाइट फॉर लेस और मोर देन सर्टेन पीरियड व्हिच इज नोन एज अ क्रिटिकल पीरियड। तो ये सारी मतलब जो क्रिटिकल पीरियड है, इसका नाम से ही पता चल रहा होगा कि ऐसा टाइमिंग, ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर एंड जिसके लोअर पे एक सर्टेन लाइट पीरियड होता है, उसको क्या बोलते हैं, एक क्रिटिकल पीरियड, ठीक है। जिसके ऊपर अगर लाइट प्रोवाइड करी जाएगी तो फ्लावर्स को ग्रो होने में प्रॉब्लम आएगी, जिसके और उसके अगर लोअर लाइट प्रोवाइड की जाएगी प्लांट्स में तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। तो उस पॉइंट पे जो लाइट प्रोवाइड करी जाती है, मैक्सिमम पॉइंट पे जो लाइट प्रोवाइड करी जाती है, उससे क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पीरियड, ठीक है ओके। जिसमें कि उससे मतलब ना ही ज्यादा होना चाहिए, उससे ना ही ज्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए, ठीक है। तो प्लांट्स को मतलब इस लाइट के अकॉर्डिंग इसको प्लांट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, लॉन्ग डे प्लांट, फिर शॉर्ट डे प्लांट एंड थर्ड क्या है, डे न्यूट्रल प्लांट, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉन्ग डे प्लांट की। दिस प्लांट फ्लावर व्हेन दे रिसीव लॉन्ग फोटो पीरियड और लाइट आवर्स which are above the critical period। तो जो क्रिटिकल पीरियड के अबव वाली लाइट को जब दिया जाता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है। इस टाइप के जो प्लांट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, लॉन्ग डे प्लांट, जो कि क्रिटिकल पीरियड से ज्यादा लाइट को एब्जॉर्व कर रहे हैं, ठीक है ओके। एग्जाम्पल की बात कर ले तो वीट हो गया, रेडिश एंड सुगर बीट एंड हेन मेन जो होते हैं वो क्या है, लॉन्ग डे प्लांट है, जिनमें की क्रिटिकल पीरियड से ज्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट बात करेंगे शॉर्ट डे प्लांट की। दिस प्लांट फ्लावर व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू अ फोटो पीरियड शॉर्टर देन अ क्रिटिकल पीरियड। तो क्रिटिकल पीरियड के बराबर नहीं, उससे कम, ठीक है, उससे कम जब लाइट जो एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट, उन्हें क्या बोलते हैं, शॉर्ट डे प्लांट बोलते हैं, ठीक है ठीक है। तो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो सोयाबीन एंड टोबैको इज अ शॉर्ट डे प्लांट, जो कि कम लाइट में ही इजिली फ्लावर ग्रो कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे न्यूट्रल प्लांट की बात कर लेते हैं। दिस प्लांट डू नॉट शो एनी कोरिलेशन बिटवीन एक्सपोजर टू लाइट ड्यूरेशन एंड इंड्यूशन ऑफ फ्लावरिंग रिस्पॉन्स। ऐसे प्लांट होते हैं जिन्हें जो कि क्रिटिकल पीरियड में ग्रो कराते हैं फ्लावर्स को, ठीक है ओके। उन्हें ना ही ज्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट होती है और ना ही कम लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, वो अपने क्रिटिकल पीरियड के अकॉर्डिंग ही लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट बोलते हैं, मतलब कि वो न्यूट्रल रहते हैं, ठीक है, क्रिटिकल पीरियड में अपने फ्लावर्स को ग्रो कराते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की जो एग्जांपल है वो क्या है, टोमेटो हो गया, पीपर्स एंड ककम्बर जो है वो क्या है, डे न्यूट्रल प्लांट है, जो कि क्रिटिकल पीरियड
के अकॉर्डिंग लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ओके, फिर देखते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फोटो पीरियोडिज्म की कि ये क्यों रिक्वायर्ड है, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट के बारे में देखते हैं, यूजफुल टू द कॉमर्शियल फ्लावर ग्रो। तो जिस तरीके से जो कॉमर्शियल फ्लावर्स ग्रो कराए जाते हैं उनके लिए फोटो पीरियोडिज्म प्रोसेस जो है वो यूजफुल है। फिर देखिए, इट इनेबल दैट देम टू इंड्यूस और रिटार्डेड फ्लावरिंग बाय रेगुलेटिंग द फोटो पीरियोडिज्म एंड टेम्परेचर कंडीशन। तो उनको जब उनको अगर कॉमर्शियली फ्लावर्स को ग्रो कराना है तो उनको केयर करनी पड़ेगी फ्लावर्स की, कि उनको प्रॉपर कंडीशन मिलनी चाहिए कि किस कंडीशन में वो इजिली ग्रो हो पाएंगे। उन्हें टेम्परेचर की कंडीशन भी देखनी पड़ेगी, ठीक है, तभी वो इजिली फ्लावर को ग्रो करा पाएंगे, इंड्यूस करा पाएंगे, ठीक है। फिर देखिए, द नॉलेज ऑफ फोटो पीरियोडिज्म इज ऑल्सो यूजफुल एज लेइंग आउट गार्डन, प्लानिंग क्रॉप पैटर्न इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो जब आपको फोटो पीरियोडिज्म की नॉलेज होगी तभी तो आप ये प्रोसेस को या फिर क्रॉप को यील्ड करा पाएंगे, ठीक है। हाई टाइम में आप अच्छे से इसको यूज कर सकेंगे, ठीक है, मतलब इजिली फ्लावर्स को ग्रो करा पाएंगे। तो इसका नॉलेज होना भी इम्पोर्टेंट है फोटो पीरियोडिज्म के लिए। आने के लिए एक अच्छे से एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो वो भी आपको इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, वर्नलाइजेशन, इसके बारे में देख लेते हैं। इट रिफर्स टू प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय अ पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर। तो ये क्या होता है, मतलब ये फ्लावर को लो टेम्परेचर पे भी प्रमोट करते हैं, ठीक है। फ्लावर्स को आने के लिए, फ्लावर्स को ग्रो कराने के लिए वो लो टेम्परेचर में भी करते हैं, ठीक है। जो लो टेम्परेचर में भी ग्रो हो जाते हैं फ्लावर्स, उन्हें क्या बोलते हैं, वर्नलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। ओके, perceived by mature stem apex or by the embryo of the seed but not by the leaves as a photoperiodism। फोटोपीरियोडिज्म की जो प्रोसेस है वो किसमें, फ्लावर्स में इन्वॉल्व है, प्लांट्स में फ्लावर को ग्रो कराने के लिए सिर्फ, ठीक है। ओके, लेकिन स्टेम की मेच्योरिटी, एम्ब्रियो की मेच्योरिटी, तो इन सारी प्रोसेस को इंड्यूस करने के लिए हम वर्नलाइजेशन प्रोसेस का यूज करते हैं, ठीक है। ओके, प्लांट्स में अगर हमें फ्लावर को ग्रो कराना है तो फोटोपीरियोडिज्म की प्रोसेस यूज करेंगे। लेकिन अगर बाकी के जो पार्ट्स है प्लांट के, जैसे सीड हो गया, ओके, एम्ब्रियो हो गया, और उसके बाद जो मेच्योर स्टेम है तो उसके लिए हम वर्नलाइजेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। फिर देखिए, वर्नलाइजेशन इज सीन इन मैनी विंटर्स एनुअल एंड बाइनियल प्लांट्स। तो वर्नलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो हमें विंटर एनुअल एंड बाइनियल प्लांट में देखने को मिलती है। सबसे पहले बात करें विंटर एनुअल की। सम इम्पोर्टेंट फूड प्लांट wheat, barley, rye have two kinds of variety, winter and spring varieties normally planted in a spring season। तो कई सारे जो प्लांट होते हैं, विंटर स्प्रिंग का मतलब, विंटर एनुअल का मतलब क्या है कि वो विंटर सीजन में ही ग्रो कराए जा रहे होंगे, ठीक है। ऐसे प्लांट जो विंटर सीजन में ही ग्रो कराए जाए, हो गया वीट, हो गया बर्ली एंड राई, जो ये सारे होते हैं वो कैसे, वो विंटर एनुअल प्लांट है, ठीक है। ओके, लेकिन और सारी वैरायटी होती है जो कि विंटर एंड स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन सीजन में भी ग्रो कराई जा सकती हैं, ठीक है। तो वो हो गई, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं, विंटर एनुअल, जो कि पूरे ईयर में एक बार ही ग्रो कराई जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बाइनियल प्लांट की। Biennial plants such as the sugar beet, cabbage, carrot are monocarpic that normally flowers and die in the second season। तो बाइनियल प्लांट का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि उसे पूरे ईयर में 2 बार ग्रो कराया जा सकता है। जैसे कि हो गया सुगर बीट, हो गया कैबेज, कैरेट हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इनमें इजिली फ्लावर ग्रो कराए जा सकते हैं और फिर उसके बाद वो डाई हो जाएंगे, देन अगेन वो ग्रो कराए जा सकते हैं, ठीक है। तो पूरे ईयर में उन्हें 2 बार ग्रो कराया जा सकता है, सेकेंड सीजन में भी वो इजिली ग्रो कराए जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ वर्नलाइजेशन की। वर्नलाइजेशन कैन हेल्प इन शॉर्टिंग द पीरियड बिटवीन द जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग, दस मोर देन वन क्रॉप कैन बी ऑब्टेन ड्यूरिंग अ ईयर। तो जो वर्नलाइजेशन की प्रोसेस है, इसमें 1 ईयर में 2 से 3 क्रॉप को ग्रो करा सकते हैं, ठीक है। ओके, मतलब कि उनमें जर्मिनेशन इजिली करा देंगे, कम टाइम में वो ज्यादा सा यील्ड बना सकते हैं, ठीक है। किसकी प्रोसेस से, वर्नलाइजेशन की प्रोसेस। प्लांट है उनका इजिली जर्मिनेशन करा सकते हैं और उसके बाद उनमें फ्लावरिंग भी करा सकते हैं, ठीक है, और एक से ज्यादा क्रॉप को आप ग्रो करा सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट की देख लेते हैं। Sowing of a winter crop that means cereals in a spring season after fertilization can avoid killing of cereals in a severe winters।
जो विंटर क्रॉप होती है जैसे सीरियल्स हो गया, तो ये स्प्रिंग वाइज ग्रो कराया जाता है, ठीक है, स्प्रिंग सीजन में ही ग्रो कराया जा सकता है, लेकिन अगर वर्नलाइजेशन के प्रोसेस यूज करेंगे तो वो अदर सीजन में भी ग्रो कराया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंस था वर्नलाइजेशन के, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाता है, और जैसा कि हम हर चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, तो इस चैप्टर में भी हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टिपिकल ग्रोथ कर्व इन अ प्लांट इन। तो जैसे कि हमने जो ग्रोथ कर्व पढ़ाया था वो कैसा ग्रोथ कर्व था, जिसमें कि 3 फेजेस थे, ठीक है, लैग फेज एंड एक्सपोनेंशियल फेज, उसके बाद सिंथेटिक फेज, ठीक है। तो ये 3 फेजेस थे, वो कैसा ग्राफ था, सिग्मॉइड ग्राफ था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कोकोनट मिल्क फैक्टर। तो कोकोनट मिल्क फैक्टर जो था उसमें मतलब फर्स्ट आइसोलेशन कोकोनट मिल्क में किया गया था, तो वो कौन सा हार्मोन था आपका, साइटोकाइनिन था। थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, अ प्लांट हार्मोन यूज फॉर इंड्यूसिंग मॉर्फोजेनेसिस इन अ प्लांट टिश्यू कल्चर इज। तो प्लांट हार्मोन जो है जो कि मॉर्फोजेनेसिस को इंड्यूस करता है, वो कौन सा हार्मोन होता है, साइटोकाइनिन होता है, ठीक है, जो कि टिश्यू कल्चर में यूज किया जाता है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हार्मोन प्राइमरी कनेक्टेड विद द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का जब मतलब जो सेल डिवीजन का जब वर्ड आएगा तो तब आपको याद आना चाहिए साइटोकाइनेसिस, ठीक है, ओके। तो साइटोकाइनिन या फिर उसे जियाटिन भी बोलते हैं, तो इसमें आप सेल डिवीजन का यूज किया जाता है, ठीक है, सेल डिवीजन में इन हार्मोन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, विच इज एक्सप्लॉयड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ बनाना फ्रूट। तो ये भी इंपॉर्टेंट मैंने मेंशन कर रखा है अपने नोट्स में कि जो मतलब आर्टिफिशियली जब बनाना को राइपनिंग करी जाती है तो वो किसका यूज किया जाता है, एथिलीन का, ठीक है। फिर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरली एक्ट एज एंटागोनिस्ट टू द जिब्रेलिन। जिब्रेलिन एक एंटागोनिस्ट किसका है, एबीए का, एब्सिसिक एसिड का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एबीए इज इन्वॉल्व इन अ डोरमेंसी ऑफ अ सीड। तो एबीए का मतलब एबीए का मेन वर्क क्या होता है कि सीड की डोरमेंसी करना, ठीक है, ओके। एबीए का मेन वर्क क्या होता है, डोरमेंसी ऑफ सीड, ठीक है। देखिए, फोटोपीरियोडिज्म वाज फर्स्ट कैरेक्टराइज्ड इन। तो फोटोपीरियोडिज्म की जो प्रोसेस है वो सबसे पहले किसमें करी गई थी, टबैको प्लांट में, दैट मींस शॉर्ट डे प्लांट में, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ अ डे लेंथ इन अ फ्लावरिंग ऑफ प्लांट वाज। तो सबसे पहले प्लांट्स में फ्लावरिंग कौन से प्लांट में फ्लावरिंग करी गई थी, ठीक है, तो वो टोबैको प्लांट था जो कि शॉर्ट डे प्लांट था, जिसमें कि उसके लेंथ को इंक्रीज कराया जा रहा था, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ट्रीटमेंट ऑफ अ सीड एट अ लो टेम्परेचर अंडर मॉइस्ट कंडीशन टू ब्रेक इट्स डोरमेंसी इज कॉल्ड वर्नलाइजेशन, ठीक है। मतलब कि ऐसी कंडीशन जिसमें कि जो मॉइस्ट कंडीशन हम लाकर सीड की डोरमेंसी को ब्रेक कर सकते हैं, वो प्रोसेस कौन सी है, तो वर्नलाइजेशन की प्रोसेस है, ठीक है, ओके। जिसमें कि हम मॉइस्ट कंडीशन को लाकर, ठीक है, टेम्परेचर को कम करके एंड मॉइस्ट कंडीशन को लाकर हम डोरमेंसी ब्रेक कर सकते हैं, जो कि किसके थ्रू होता है, वर्नलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू होता है। नेक्स्ट देखिए, फ्लावरिंग डिपेंडेंट ऑन अ कोल्ड टेम्परेचर इज। तो जब फ्लावरिंग जो होता है वो हम कोल्ड टेम्परेचर में भी इजिली ग्रो करा पाते हैं, तो वो कौन सी प्रोसेस होती है, वर्नलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू करा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने टोटली 11th क्वेश्चन डिस्कस किए इस चैप्टर में, और तो इस चैप्टर के बाद हम आपको एनसीईआरटी भी रीड करनी है, और जो भी इम्पोर्टेंट हो उसे आपको अंडरलाइन करना है, ताकि आप जब एग्जाम के टाइम पे आप इजिली उसको रिवाइज कर सकें, ठीक है, ओके। तो और उसके बाद आपको इस चैप्टर में 50 क्वेश्चन भी लगाने हैं, एंड लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। कोई डाउट हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ताकि हम आपके डाउट को सॉल्व कर सके, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।